Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Fazle Rahim and you are watching Fazl Academy. स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट। तो अब ह्यूमन की एक्टिविटीज का इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, किस तरह इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो देखेंगे हम। नंबर 1 इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। When sunlight fall on the earth, a small part of it is absorbed by the earth and is converted to heat energy. जब भी सनलाइट फॉल होती है अर्थ पे तो कुछ पार्ट जो है वो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे हीट में कन्वर्ट कर देती है। A part of this heat energy is reflected by the earth back to the atmosphere. अब वो जो हीट एनर्जी बनती है उसमें से काफी सारी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है एटमॉस्फेयर में। Some gases present in the atmosphere, for example, carbon dioxide, methane, oxides of nitrogen, water vapor, etc., trap a part of heat reflected by the earth, causing increase in atmospheric temperature. अब जो हीट रिफ्लेक्ट बैक हुई है तो एटमॉस्फेयर में ये जो गैसेस दी हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और वाटर वेपर, ये उनको उस हीट को ट्रैप कर लेते हैं और बाहर नहीं जाने देते। तो इस तरह क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। These gases are called greenhouse gases. अब ये जो गैसेस के नेम थे ये ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इस फिनोमेना को, ये पूरे फिनोमेना को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिसमें सनलाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है और गैसेस उसको ट्रैप करके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है। डायग्राम में देख लेते हैं, जैसे दिखाया गया सनलाइट आ रही है, अब अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, पर एटमॉस्फेयर ने क्या कर दिया है, अगर देखा जाए तो एटमॉस्फेयर ने उसको ट्रैप कर दिया। यहाँ पे एटमॉस्फेयर ने ट्रैप किया और इसको दोबारा अर्थ की तरफ भेज दिया। अब ये बाहर नहीं निकलने दे रही इस हीट को, जिसकी वजह से क्या है, अर्थ का जो है वो टेम्परेचर रोज बरोज इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। Interesting information. Greenhouse is a big room made of glass panel or transparent plastic sheet. अब ग्रीन हाउस जो असल में हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, वो एक बिग रूम होता है जो ग्लास का बना होता है, यानी शीशे का, या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट होती है। It provide warm environment to plants and vegetation grown inside it so that they can grow well during winter. अब होता यह है कि सर्दियों में जो है चूंकि टेम्परेचर कम हो जाता है तो ग्रीन हाउस के अंदर जो है वो प्लांट को ग्रो किया जाता है। चूंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह एक्ट करता है कि वो हीट को बाहर नहीं जाने देता, तो इस तरह अंदर का इन्वायरमेंट जो है वो गर्म रखता है और प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करते हैं। ग्लास और ट्रांसपेरेंट plastic sheet used in greenhouse allow the sun heat to enter the greenhouse and trap the heat which is reflected back by the earth. अब ये जो प्लास्टिक शीट होती है ये सन हीट को अंदर तो आने देती है लेकिन बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो वार्म होता है। The heat trapped by the wall and roof of greenhouse keep the inside environment warm. यहाँ पे एक डायग्राम में देख लेते हैं, जैसे ये ग्रीन हाउस दिखाया हुआ है तो ग्लास या प्लास्टिक शीट है, हीट अंदर तो आएगी लेकिन बाहर नहीं जाएगी, तो सर्दियों में भी इसके अंदर जो है प्लांट जो है वो इजीली ग्रो कर पाएंगे। ओजोन। A layer of ozone in the upper atmosphere of Earth stop the ultraviolet rays coming from the sun to Earth. अब ओजोन की एक लेयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर मौजूद है अर्थ के, जो सन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है। अल्ट्रावायलेट रेस जो है वो असल में नुकसानदेह हैं, पौधों के लिए भी, एनिमल, प्लांट, सब के लिए जो है वो नुकसानदेह है, तो ओजोन हमें उससे बचाती है। In this way, the living thing on Earth remains safe from harmful effect of the ultraviolet radiation coming from the sun. तो ओजोन हमारी हिफाजत करती है। ओजोन डिप्लीशन। अब ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो ओजोन डिप्लीशन काज कर रही हैं। ओजोन डिप्लीशन क्या चीज है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन which are used in air conditioner, refrigerator, spray cans, etc.
इंटर द एयर ऑन लीकेज फ्रॉम दीज एप्लियंसेस। अब हम जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते हैं, एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, इसके अलावा स्प्रेज में यूज होती है। तो जब भी हम स्प्रे या एयर कंडीशनर ये चीजें यूज करते हैं, इनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल के इन्वायरमेंट में जाती है। On reaching the ozone layer, they react with ozone and causing thinning of this layer. Hence, the ozone layer is depleted. अब जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन्वायरमेंट से ऊपर एटमॉस्फेयर में जाके ओजोन के साथ रिएक्ट करती है, तो ये ओजोन को खत्म कर रही है, उसकी लेयर को थिन कर रही है। इसे हम कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लीट, यानी कम हो रही है, थिन हो रही है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन, और इसी फिनोमेना को हम ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। अब ओजोन डिप्लीशन से क्या होगा कि चूंकि ओजोन कम हो जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर के सराउंडिंग में, तो अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो अंदर आना शुरू हो जाएंगी हमारे एटमॉस्फेयर में और हर चीज को नुकसान पहुंचाएंगी। दो द थिन ओजोन लेयर, अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन पास एंड रीच द अर्थ वेयर दे इफेक्ट द लाइफ बाय काजिंग सीरियस डिजीज लाइक स्किन कैंसर एंड आई प्रॉब्लम एक्सेट्रा। तो ह्यूमन को स्किन कैंसर और आई प्रॉब्लम भी हो सकती हैं अगर ओजोन लेयर कम हो जाए और उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ तक आना शुरू हो जाए, और इसे हम कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। ग्लोबल वार्मिंग, थर्ड जो इफेक्ट हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज का वो है ग्लोबल वार्मिंग। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल, द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर। अब हम चीजें वगैरह जलाते हैं फ्यूल फैक्ट्रीज में, गाड़ियों में, उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेज बनती है। दिस स्पीड अप द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब जब वो गैसेज बनती हैं तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, यानी ज्यादा हीट ट्रैप हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर में। द इंक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन डिप्लीशन इज इंक्रीजिंग द एवरेज एट टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अब चूंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है तो और ओजोन डिप्लीशन भी हो रही है, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। एज अ रिजल्ट द अर्थ ग्लोब इज गेटिंग वार्मर, और हमारा अर्थ जो है वो वार्म गर्म होता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, तो इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी अर्थ ग्लोब का जो टेम्परेचर दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द आइस इन द पोलर रीजन एंड एट द माउंटेन्स मेल्ट एट ग्रेटर रेट। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, पोलर रीजन्स जो है जहां बर्फ के पहाड़ हैं और दूसरे बर्फ के पहाड़, वहां पे बर्फ जो है वो पिघलना शुरू हो गई है ज्यादा रेट से। दिस लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ सी वाटर विच क्रिएट्स फ्लड इन लो लेइंग कोस्टल एरियाज, जिसकी वजह से अब मेल्ट हो रही है बर्फ, तो पानी जो है समंदरों में जा रहा है, समंदर का पानी ऊंचा होता जा रहा है, जिसकी वजह से सैलाब आ रहे हैं जो निचले इलाके हैं उनमें। जब भी बारिशें होती हैं, जब भी ये बर्फ पिघलती है तो उससे सैलाब वगैरह आते हैं। The climate of many regions of the world is also changing due to global warming, और global warming की वजह से climate भी change हो रहा है। The global warming is thus a threat to life on earth, तो global warming जो है लाइफ के लिए बड़ा थ्रेट है अर्थ पे। एसिड रेन, फोर्थ जो कॉज है वो है एसिड रेन। सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज एयर पोल्यूटेंट। अब सल्फर ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है, इस तरह ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। दे गेट डिसॉल्व इन वाटर वेपर इन क्लाउड्स एंड टर्न इनटू एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो जब भी ये क्लाउड में जाते हैं तो वहां पे वेपर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। These acid make the rain water acidic, और जब भी रेन वाटर होता है तो ये एसिड उसमें शामिल हो जाते हैं और रेन वाटर को एसिडिक बना देते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया ड्राइंग में कि फैक्ट्रीज वगैरह से जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड और इस तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो निकल रहे हैं, ये जा रहे हैं क्लाउड में जहाँ पे ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और ये एसिड जो है ये शामिल हो जाते हैं क्लाउड में, और फिर जब रेन होती है तो उसमें ये एसिड्स भी साथ आ जाते हैं जो काज कर रहे हैं एसिड रेन। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, अब एसिड रेन का इफेक्ट क्या होता है। एसिड रेन किल द एक्वेटिक लाइफ इन रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स। तो जब ये रेन जो होती है
रिवर्स लेक्स वगैरह में जाती है तो वहाँ एक्वेटिक लाइफ को नुकसान देते हैं, मतलब मछलियाँ वगैरह मर जाती हैं। इट डिस्ट्रॉय द लीव एंड बार्क ऑफ द ट्री। इसके अलावा जब ये दरख्तों वगैरह पे पड़ती है तो उन्हें भी खराब कर देती है, दरख्त जो है वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। इट कोरोड द मेटल एंड द स्टोन यूज इन बिल्डिंग। इसके अलावा कोरोजन, मेटल कोरोजन काज करती है, स्टैचू वगैरह जो बने होते हैं उनको खराब कर देती है ये। The acid rainwater flowing into field making the soil acidic. The crop don't grow well in acidic soil. अब यही acidic water जब फसलों में जाता है तो soil acidic हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पौधे grow नहीं कर पाते। और microorganism present in soil are also affected by acid rain. तो acid rain microorganism को भी kill कर देती है। Importance of forest. फॉरेस्ट आर ग्रेट वेल्थ। अब फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे ब्रिंग फेवरेबल चेंजेस इन क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, दे स्टॉप स्टॉर्म एंड ब्रिंग रेन्स। तो फेवरेबल चेंजेस आती हैं, यानी क्लाइमेट अच्छा होता है फॉरेस्ट की वजह से। स्टॉर्म जो है उनकी रोकथाम में यूज़ होती है इसकी वजह। इसके अलावा बारिशों का सबब बनते हैं फॉरेस्ट। They are source of many useful materials such as timber, firewood, resin, gum and medicine. तो बहुत सी चीज़ें भी हम फॉरेस्ट से हासिल करते हैं। They prevent soil erosion. Soil erosion मतलब बारिशों की वजह से जो है वो soil जो है पानी के साथ बह जाती है, तो फॉरेस्ट जो है उसको भी रोकते हैं। They provide habitat to a wide variety of wildlife. और इसके अलावा जंगलात में एक बड़ी जो है वाइल्ड लाइफ भी रह रही होती है, यानी परिंदे जानवर वगैरह भी, उनके लिए भी एक हैबिटेट है, रहने की जगह। डिफॉरेस्टेशन। तो 5 जो हमारा कॉज है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वो है डिफॉरेस्टेशन। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन करना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। Unfortunately, forests are cut to meet the demand for timber and to obtain land for housing and agriculture. आजकल क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट को कट किया जाता है ताकि उससे लकड़ी हासिल की जाए। इसके अलावा ज़मीन खाली की जाती है ताकि वहाँ पे हम लोग घर बना सकें या एग्रीकल्चर कर सकें। तो इसलिए हम फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, ये डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। एज अ रिजल्ट द इकोसिस्टम इज डिस्ट्रॉय। इसकी वजह से इकोसिस्टम जो है वो खराब हो रहा है। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन इन्वायरमेंट। अब डिफॉरेस्टेशन से इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हैड मेनी एडवर्स इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल इट चेंजेस वेदर एंड क्लाइमेट। तो जब जंगलात कम होंगे तो वेदर और क्लाइमेट जो है वो चेंज होता रहेगा। रूट ऑफ ट्री होल्ड द सोइल, कटिंग द ट्री लीड टू सोइल इरोजन एंड फर्टाइल पार्ट ऑफ द सोइल इज लॉस्ट थ्रू दिस प्रोसेस। तो जब जंगलात नहीं होंगे तो सोइल इरोजन भी होगा, यानी पानी के साथ मिट्टी वगैरह बह जाएगी। तो फिर उसके बाद जो है ग्रोथ जो है प्लांट की वो अच्छी नहीं हो पाएगी उस सॉइल में। When forests are cut, rate of evaporation is reduced which result in less rain. तो फॉरेस्ट कट किए जाएंगे, evaporation कम होगी तो बारिशें भी कम होना शुरू हो जाएंगी। Deforestation decrease the carbon dioxide consumption by plant, increasing its amount in the environment. This lead to increase the greenhouse effect and global warming. इसके अलावा चूंकि प्लांट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं, तो जब फॉरेस्ट नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कंज्यूम नहीं होगी, तो वो इन्वायरमेंट में ज्यादा हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होगा और ग्लोबल वार्मिंग भी काज होगी। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ यानी जंगलात की जिंदगी पे क्या असर होगा? ऑल नॉन कल्टिवेटेड प्लांट एंड नॉन डोमेस्टिक एनिमल ऑफ एन एरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। यानी नॉन कल्टिवेटेड प्लांट, कुछ प्लांट जो हम अपने फायदे के लिए ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट जो है हम ग्रो नहीं करते, बस सिर्फ जंगलात में पाए जाते हैं, तो वो खत्म हो सकते हैं। नॉन डोमेस्टिक एनिमल यानी ऐसे एनिमल जिनको पाला नहीं जाता, तो नॉन डोमेस्टिक एनिमल होंगे, तो वो ये टोटल जो है सब कुछ वाइल्ड लाइफ कहलाता है। डिफॉरेस्टेशन द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब जब जंगलात नहीं होंगे तो इन प्लांट और जो एनिमल होंगे इनके रहने की कोई जगह नहीं होगी या उगने की कोई जगह नहीं होगी। द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ वाइल्ड लाइफ इज इंक्रीज। तो इस तरह वाइल्ड लाइफ एक्सटेंट होने की यानी खत्म होने की चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा द नेचुरल बैलेंस मेंटेन बाय द वाइल्ड लाइफ इज डिस्टर्ब। नेचुरल बैलेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। According to the expert, at least 25% of total area of a country must be covered by
forest, but in Pakistan only 5% of its total area is covered by forest. तो एक्सपर्ट कहते हैं कि किसी भी कंट्री का 25% जो होना है वो जंगलात से घिरा होना चाहिए, यानी वहां पे फॉरेस्ट दरख्त वगैरह होने चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो सिर्फ 5% एरिया पे इनके फॉरेस्ट मौजूद हैं, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। Thanks for watching. Please like, subscribe and don't forget to press the bell icon for more informative and video lectures. Stay tuned. Allah Hafiz.